हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद प्रकाश में। आज जो है हम बात करने वाले हैं BCOC 132 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आज जो है हम 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने जो है पहला क्वेश्चन है, ई वाणिज्य को परिभाषित कीजिए। ई वाणिज्य की विशेषताएं क्या है? ई वाणिज्य और परंपरागत वाणिज्य के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। एक तो ये क्वेश्चन, और इसी के साथ इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स परंपरागत कॉमर्स कैसे भिन्न है? दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन आपको थोड़ा देखने में अलग लगेगा, लेकिन दोनों का आंसर सेम होगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन आंसर हमारा वही है इस टाइप के क्वेश्चन का। तो चलिए आंसर देखते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे, वर्तमान समय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का युग है। इंटरनेट ने व्यापार की पूरी व्यवस्था को बदल दिया है। पहले वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री केवल दुकानों या बाजारों से जाकर की जाती थी, लेकिन आज इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे ही किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदना, बेचना तथा उसका भुगतान करना संभव हो गया है। व्यापार करने की इस आधुनिक पद्धति को ई वाणिज्य या ई कॉमर्स कहा जाता है। तो ई वाणिज्य से व्यापार को अधिक सरल, तेज, सुरक्षित तथा वैश्विक बना दिया है। वर्तमान में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मंत्रा आदि कंपनियां ई वाणिज्य के सफल उदाहरण हैं। इसके माध्यम से ग्राहक किसी भी समय किसी भी स्थान से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद सकते हैं। ई वाणिज्य की अब परिभाषा को देखते हैं। ई वाणिज्य का अर्थ है इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम की सहायता से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करना, भुगतान करना, विपणन करना तथा ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना। सरल शब्दों में कहें, इंटरनेट के माध्यम से व्यापारिक लेन देन करने की प्रक्रिया को ई वाणिज्य कहते हैं। आगे देखते हैं अन्य परिभाषा इसकी जो है, ई वाणिज्य वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार से संबंधित गतिविधियां जैसे खरीदना, बेचना, भुगतान करना, ऑर्डर देना, बिल बनाना तथा ग्राहक सेवा आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपन्न की जाती है। अब ई वाणिज्य की जो है प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। ई वाणिज्य की प्रमुख विशेषताएं में पहला है वैश्विक बाजार। ई वाणिज्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके माध्यम से व्यापारी विश्व के किसी भी देश में अपने उत्पाद बेच सकता है। ग्राहक भी विदेशों से वस्तुएं खरीद सकते हैं। दूसरा है चौबीसों घंटे उपलब्धता। ई वाणिज्य में दुकानें कभी बंद नहीं होती। ग्राहक दिन या रात किसी भी समय खरीदारी कर सकता है। तीसरा है कम लागत। ऑनलाइन व्यापार में दुकान का किराया, अधिक कर्मचारियों का वेतन और अन्य खर्च कम होते हैं, इसलिए व्यवसाय की लागत घट जाती है। चौथा जो है समय की बचत है। ग्राहक को बाजार जाने की आवश्यकता नहीं होती। घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से कुछ ही मिनटों में खरीदारी हो जाती है। पांचवा है लेन देन तेज। ऑनलाइन भुगतान, ऑर्डर तथा बिलिंग कुछ ही सेकंड में हो जाती है। छठा है अधिक विकल्प। ग्राहकों को एक ही स्थान पर हजारों उत्पाद देखने तथा तुलना करने का अवसर मिलता है। सातवां जो है डिजिटल भुगतान। यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट आदि के माध्यम से आप सुरक्षित भुगतान जो है कर पाते हैं। आठवां है ग्राहक सुविधा। ऑर्डर ट्रैकिंग, रिटर्न पॉलिसी, होम डिलीवरी तथा ग्राहक सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध आपको होती है। नौवां है कागज रहित कार्य। ईमेल, ई बिल, डिजिटल रसीद आदि के कारण कागज का उपयोग कम होता है। 10वां है विपणन में सहायता। सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग तथा ऑनलाइन विज्ञापन द्वारा उत्पादों का प्रचार बहुत आसानी से किया जा सकता है। 11वां जो है डेटा विश्लेषण। कंपनियां ग्राहकों की पसंद और खरीदारी की जानकारी के आधार पर नई रणनीतियां बनाती है। 12वां है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। ऑनलाइन बाजार में अनेक विक्रेता होने के कारण गुणवत्ता और उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध होती है। अब जो है देखते हैं ई वाणिज्य के लाभ क्या हैं। पहला है हमारा समय और धन की बचत। विश्वास व्यापी
विश्वव्यापी बाजार तक पहुंच, कम पूंजी में व्यवसाय प्रारंभ करने की सुविधा, ग्राहकों को अधिक से अधिक विकल्प, तेज भुगतान प्रणाली, होम डिलीवरी की सुविधा, व्यापार में पारदर्शिता, छोटे व्यापारियों के लिए नए अवसर, डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि होती है। ई वाणिज्य की कुछ सीमाएं भी हैं। इंटरनेट पर निर्भर रहना पड़ेगा, साइबर अपराध का भी खतरा है, व्यक्तिगत संपर्क का अभाव है, तकनीकी जानकारी आवश्यक है, उत्पाद को खरीदने से पहले देख या छू नहीं सकते, डिलीवरी में विलंब हो सकता है, डेटा चोरी का भी जोखिम रहता है, नेटवर्क समस्या होने पर कार्य प्रभावित होते हैं। अब जो है ई वाणिज्य और परंपरागत वाणिज्य में अंतर देखते हैं। पहला जो है हमारा ई वाणिज्य और परंपरागत वाणिज्य में आधार के ई वाणिज्य और जो है परंपरागत वाणिज्य को कॉलम वाइज किए हैं, जिसमें माध्यम जो है ई वाणिज्य का इंटरनेट है और परंपरागत वाणिज्य का दुकान या फिर बाजार। स्थान जो है ई वाणिज्य कहीं से भी हो सकता है और परंपरागत वाणिज्य जो है निश्चित स्थान। समय ये 24 घंटा रहता है और इसका जो है निश्चित समय, यानी सुबह ओपन किया शॉप तो शाम को बंद कर देता है ऐसा। लागत जो है ई वाणिज्य में कम है और परंपरागत में अधिक। भुगतान इसमें ऑनलाइन और परंपरागत में आज के समय में जो है नगद या ऑफलाइन ऑनलाइन भी शुरू हो चुका है पेमेंट करना। ग्राहक जो है विश्व भर के ई वाणिज्य में शामिल होते हैं और इसमें सीमित क्षेत्र, यानी आपके एरिया के ही आपके दुकान में आएंगे। दस्तावेज जो है इसका डिजिटल रहता है, इसका कागजी। विपणन ऑनलाइन होता है, यहाँ ऑफलाइन होता है। लेन देन बहुत तेज होता है, इसमें अपेक्षाकृत धीमा होता है। स्टॉक जानकारी तुरंत उपलब्ध होती है और इसमें जो है सीमित रहती है। ग्राहक सुविधा होम डिलीवरी स्वयं जाकर खरीदना पड़ता है इसमें, और उसमें जो है होम डिलीवरी की सुविधा मिलती है। प्रतिस्पर्धा जो है इसमें वैश्विक होती है ई वाणिज्य में, और परंपरागत वाणिज्य में जो है स्थानीय। अब जो है ई वाणिज्य के प्रकार, पहला है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय से व्यापार करता है, उदाहरण के लिए निर्माता से थोक व्यापारी। B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, व्यवसाय सीधे ग्राहक को वस्तु भेजता है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। तीसरा है C2C, कस्टमर टू कस्टमर, एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को वस्तु बेचता है, उदाहरण के लिए OLX में। तीसरा जो है C2B, ग्राहक अपनी सेवाएं किसी कंपनी को भी प्रदान करता है, जैसे फ्रीलांसर। अब भारत में ई वाणिज्य का महत्व क्या है? डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा मिला, UPI और ऑनलाइन बैंकिंग का विस्तार हुआ, छोटे व्यापारियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिला, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑनलाइन खरीदारी संभव हुई, स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन मिला, डिजिटल भुगतान प्रणाली मजबूत हुई। भविष्य की संभावनाएं क्या हैं? आने वाले वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ड्रोन डिलीवरी तथा ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों के कारण ई वाणिज्य और अधिक विकसित होगा, और भारत में जो है इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने के कारण जो है इसकी भविष्य अत्यंत उज्जवल माना जा रहा है। निष्कर्ष में जो है आंसर देखेंगे, ई वाणिज्य आधुनिक व्यापार का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुका है। इसने व्यापार को तेज, सरल, पारदर्शी तथा वैश्विक बना दिया है। यद्यपि साइबर सुरक्षा एवं तकनीकी समस्याएं इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी इसके लाभ कहीं अधिक है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में ई वाणिज्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में यह व्यापार का मुख्य माध्यम बन जाएगा और भारत की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अगला क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी होता है हमारा। इसमें जो है नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति, क्षेत्र तथा नीतियों की व्याख्या कीजिए। नियोजन पर जो है एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसीलिए जो है इसे हमने रखा। और जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा था उसमें भी 5 क्वेश्चन को हमने रखा था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए नियोजन को देख लेते हैं। प्रस्तावना में देखेंगे किसी भी संगठन, उद्योग, व्यवसाय या संस्था की सफलता उसके प्रभावी प्रबंधन पर निर्भर करती है। प्रबंधन के विभिन्न कार्यों, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन तथा नियंत्रण में नियोजन सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है।
बिना नियोजन के किसी भी कार्य को व्यवस्थित रूप से पूरा नहीं किया जा सकता। नियोजन भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने तथा उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने का माध्यम है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में प्रत्येक संस्था को बदलते आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी वातावरण के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में नियोजन संगठन को सही दिशा प्रदान करता है, जोखिम को कम करता है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। अब जो है नियोजन का अर्थ क्या है? नियोजन का जो है अर्थ है भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में सबसे पहले जो है निर्णय लेना, अर्थात क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है तथा किन साधनों से करना है। इन बातों का पूर्व निर्धारण ही नियोजन कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो भविष्य की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्यों का पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन है। नियोजन की परिभाषा क्या है? हेनरी फेयोल के अनुसार जो है नियोजन का अर्थ है भविष्य का पूर्वानुमान लगाकर उसके अनुसार कार्य करने की योजना बनाना। कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार जो है नियोजन का बौद्धिक प्रक्रिया है। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्यों का निर्धारण तथा उन्हें प्राप्त करने के सर्वोत्तम साधन का चयन किया जाता है। अब जो है हम देखेंगे नियोजन के जो है उद्देश्य क्या है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, हमें कम से कम जो है 3-4 पेज का आंसर तो लिखना होगा ना, इसीलिए थोड़ा इसमें हमने बड़ा क्वेश्चन का आंसर लेकर के आया है ताकि आपको भी समझ आए। ज़्यादा वर्ड में आप समझेंगे तभी तो आप लिख पाएंगे। अगर हम 4 पेज का आंसर आपको बताए तो आप कम से कम 3 पेज लिख पाए वहाँ, या फिर उससे अच्छा बना करके आप ज़्यादा भी पेज लिख पाएंगे। तो चलिए नियोजन के उद्देश्य देखते हैं। नियोजन का मुख्य उद्देश्य संगठन को सफलता की दिशा में ले जाना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है: संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति करना, भविष्य की अनिश्चितताओं को कम करना, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना, कार्यों में समन्वय स्थापित करना, लागत को कम करना, जोखिमों का सामना करना, कार्यकुशलता बढ़ाना, कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा देना, समय पर कार्य पूरा करना, संगठन की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना। अब जो है नियोजन की प्रकृति क्या है, क्वेश्चन में हमारा था नियोजन प्रकृति। तो पहला जो है प्राथमिक कार्य, नियोजन प्रबंधन का प्रथम कार्य है। अन्य सभी कार्य जैसे संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण नियोजन पर आधारित होते हैं। दूसरा है बौद्धिक प्रक्रिया, नियोजन सोच, विचार, विश्लेषण तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया है। इसमें तथ्यों का अध्ययन कर सर्वोत्तम विकल्प चुना जाता है। तीसरा जो है भविष्य उन्मुख, नियोजन हमेशा भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। भविष्य की परिस्थितियों एवं संभावित समस्याओं का अनुमान लगाया जाता है। लक्ष्य आधारित, प्रत्येक योजना का उद्देश्य संगठन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। पांचवा है निरंतर प्रक्रिया, नियोजन एक बार किए जाने वाला कार्य नहीं है, बदलती परिस्थितियों के अनुसार इसमें समय समय पर संशोधन किया जाता है। छठा है निर्णय लेने की प्रक्रिया, नियोजन में अनेक विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। सातवां जो है सर्वव्यापी कार्य, नियोजन केवल उच्च प्रबंधन तक सीमित नहीं है बल्कि संगठन के सभी स्तरों पर आवश्यक होता है। आठवां जो है लचीलापन, अच्छी योजना परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। नौवां जो है समन्वय का आधार, नियोजन संगठन के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। 10वां है कार्यकुशलता में वृद्धि, सही योजना समय, धन तथा श्रम की बचत करती है और उत्पादकता बढ़ती है। अब जो है नियोजन का क्षेत्र देखेंगे। नियोजन का क्षेत्र बहुत व्यापक है, यह संगठन की सभी गतिविधियों को प्रभावित करता है। एक पहला है उत्पादन नियोजन, कितना उत्पादन करना है, कब करना है तथा किस तकनीक से करना है, ये जो है उत्पाद नियोजन हुआ। दूसरा है वित्तीय नियोजन, पूंजी की व्यवस्था, बजट बनाना, निवेश करना तथा व्यय नियंत्रण करना, वित्तीय नियोजन हुआ। ये जो है नियोजन के क्षेत्र हैं। तीसरा है विपणन नियोजन, उत्पाद, मूल्य, विचार, वितरण तथा ग्राहक की सेवा योजना बनाना, ये हुआ विपणन नियोजन। चौथा है मानव संसाधन नियोजन, कर्मचारियों की आवश्यकता, भर्ती, प्रशिक्षण तथा पदोन्नति की योजना
ये मानव संसाधन नियोजन है। क्रय नियोजन, कच्चे माल की खरीद, आपूर्तिकर्ताओं का चयन तथा भंडारण व्यवस्था। छठा है अनुसंधान एवं विकास नियोजन, नए उत्पादों तथा नई तकनीकों का विकास। सातवां जो है गुणवत्ता नियोजन, उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने की योजना। आठवां है जोखिम नियोजन, संभावित जोखिम का पूर्वानुमान तथा उनसे बचाव की व्यवस्था। नौवां जो है पर्यावरणीय नियोजन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित योजनाएं। 10वां है दीर्घकालीन विकास योजना, संगठन के भविष्य के विस्तार तथा विकास की रणनीति बनाना। ये सब जो हमने 10 टॉपिक देखा, पॉइंट देखा, ये जो है नियोजन के क्षेत्र हैं। अब जो है नियोजन की नीतियां देखेंगे, पॉलिसी। तो नीति जो है वह सामान्य दिशा निर्देश है जिसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। नीतियां संगठन को एक रूपता एवं स्थिरता प्रदान करती है। पहला जो है स्पष्टता, नीतियां स्पष्ट एवं सरल होनी चाहिए। दूसरा है संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप, प्रत्येक नीति संगठन के लक्ष्यों से मेल खानी चाहिए। तीसरा है लचीलापन, समय एवं परिस्थितियों के अनुसार नीतियों में संशोधन किया जा सके। चौथा है व्यवहारिकता, नीतियां वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित होनी चाहिए। पांचवा है एक रूपता, सभी विभागों में समान रूप से लागू की जा सके। छठा है स्थायित्व, यानी नीतियां में बार बार परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सातवां है कर्मचारी हित, नीतियां कर्मचारियों के हितों पर ही ध्यान रखें। आठवां जो है कानूनी अनुरूपता, सभी नीतियां सरकार के नियमों एवं कानूनों के अनुरूप होनी चाहिए। नौवां जो है समन्वय, नीतियां विभिन्न विभागों के बीच सहयोग बढ़ाए। 10वां है नियंत्रण में सहायता, नीतियां कार्यों के मूल्यांकन एवं नियंत्रण को सरल बनाती है। अब जो है नियोजन के लाभ को देख लेते हैं। नियोजन पर क्वेश्चन है तो हमारा पूरा टॉपिक कवर होना चाहिए। नियोजन के लाभ क्वेश्चन में भी है हमारा। भविष्य की तैयारी होती है, जोखिम इसमें कम होता है, संसाधनों का उचित उपयोग होता है, समय एवं लागत की बचत होती है, समन्वय बढ़ता है, निर्णय लेना आसान होता है, कार्यकुशलता बढ़ती है, नियंत्रण प्रभावी बनता है, प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता मिलती है, संगठन का विकास होता है। अब जो है नियोजन की कुछ सीमाएं हैं जो उसे भी हमें देखना है। भविष्य का सही अनुमान लगाना थोड़ा कठिन होता है, अधिक समय एवं धन की आवश्यकता होती है, कठोर योजनाएं परिवर्तन में बाधा बन सकती हैं, कर्मचारी का विरोध का भी सामना कभी कभी करना पड़ता है, आकस्मिक परिस्थितियों में योजना विफल हो सकते हैं, अत्यधिक कागजी कार्य होते हैं, छोटे संगठनों के लिए महंगा है, गलत पूर्वानुमान से हानि भी होती है। अब जो है निष्कर्ष में जो है इसका आंसर को देख लेते हैं। नियोजन प्रबंधन का आधार है, यह संगठन को स्पष्ट दिशा, उद्देश्य तथा कार्य योजना प्रदान करता है। इसके माध्यम से भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है तथा संगठन अपने लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर सकता है। यद्यपि नियोजन के कुछ सीमाएं हैं, फिर भी आधुनिक प्रबंधन में इसका महत्व अत्यंत अधिक है। किसी भी संस्था की सफलता उसके प्रभावी नियोजन पर निर्भर करती है। इसलिए प्रत्येक प्रबंधक को वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाकर योजनाएं बनानी चाहिए। अब जो है तीसरा क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके जो है आ सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद भी हमने क्वेश्चन को रखा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वो उसके लिए जो है मेरा सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है। इसमें जो है अभिप्रेरणा से क्या समझते हैं। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, अभिप्रेरणा की प्रकृति एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है। इसके बाद जो है हम 5-6 क्वेश्चन और लेकर के आए हैं जो कि इसी वीडियो के बाद जो है अगला वीडियो में आप देख पाएंगे। प्रस्तावना में जो है किसी भी संगठन की सफलता केवल मशीनों, पूंजी या आधुनिक
तकनीक पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों की कार्य क्षमता, उत्साह एवं समर्पण पर निर्भर करती है। यदि कर्मचारी पूरी लगन और रुचि से कार्य करें तो संगठन अपने लक्ष्यों की शीघ्र प्राप्त कर सकता है। कर्मचारियों के कार्य करने की इच्छा, उत्साह और ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा, मोटिवेशन कहते हैं। अभिप्रेरणा प्रबंधन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। यह कर्मचारियों की आंतरिक इच्छाओं को जागृत करते हैं और उन्हें संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित करते हैं। एक प्रेरित कर्मचारी अधिक उत्पाद, जिम्मेदार तथा रचनात्मक होता है। इसलिए प्रत्येक सफल प्रबंधक के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करना आवश्यक होता है। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? अभिप्रेरणा का अर्थ है किसी व्यक्ति के भीतर ऐसी इच्छा, उत्साह, प्रेरणा उत्पन्न करना जिससे वह किसी निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूरे मनोयोग एवं उत्साह के साथ कार्य करे। सरल शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक आवश्यकताओं, इच्छाओं तथा अपेक्षाओं से उत्पन्न होती है। जब इन आवश्यकताओं की पूर्ति की संभावना होती है तब व्यक्ति अधिक मेहनत और लगन से कार्य करते हैं। अभिप्रेरणा की परिभाषा जो है हम 2-3 परिभाषा देखेंगे। कुटंज एवं ओ'डोनेल के अनुसार जो है अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों को संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इच्छा पूर्वक कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाता है। अब जो है दूसरा डुबिन के अनुसार है अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब जो है तीसरा है मैकफॉर्लैंड के अनुसार जो है अभिप्रेरणा वह तरीका है जिसके द्वारा कर्मचारियों को संगठन के हित में कार्य करने के लिए उत्साहित किया जाता है। अब जो है अभिप्रेरणा की मुख्य विशेषताएं को देखेंगे। इसमें जो है पहला है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। अभिप्रेरणा व्यक्ति के मन, भावनाओं, इच्छाओं तथा आवश्यकताओं से संबंधित होती है। यह केवल बाहरी पुरस्कारों पर नहीं बल्कि आंतरिक संतुष्टि पर भी आधारित होती है। दूसरा है निरंतर प्रक्रिया। अभिप्रेरणा एक बार देकर समाप्त नहीं होती। कर्मचारियों की आवश्यकताएं समय के साथ बदलती रहती है, इसलिए उन्हें निरंतर प्रेरित करना आवश्यक होता है। तीसरा है लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया। अभिप्रेरणा का उद्देश्य कर्मचारियों को संगठन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करना है। चौथा है व्यक्ति विशेष पर आधारित। हर व्यक्ति की आवश्यकताएं, रुचियां और अपेक्षाएं अलग अलग होती है, इसलिए सभी कर्मचारियों को एक ही प्रकार से प्रेरित नहीं किया जा सकता। पांचवा है आंतरिक एवं बाहरी दोनों प्रकार की। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की हो सकती है, एक आंतरिक और एक जो है बाहरी। पहला जो है आंतरिक में है आत्मसंतुष्टि, सम्मान, उपलब्धि की भावना, और बाहरी में बोनस, वेतन, पदोन्नति, पुरस्कार आदि। छठा जो है सकारात्मक एवं नकारात्मक। सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या है? पुरस्कार, सम्मान एवं प्रोत्साहन दिया जाता है। और नकारात्मक में क्या है? दंड, चेतावनी या अनुशासन का उपयोग किया जाता है। सातवां जो है कार्य क्षमता में वृद्धि। प्रेरित कर्मचारी अधिक उत्साह, लगन और जिम्मेदारी से कार्य करता है जिससे उत्पादकता बढ़ती है। आठवां है मानवीय व्यवहार से संबंधित। अभिप्रेरणा कर्मचारियों के व्यवहार, दृष्टिकोण तथा कार्यशैली को प्रभावित करती है। नौवां जो है संगठन एवं कर्मचारी दोनों के हित में। अभिप्रेरणा से संगठन को अधिक उत्पादन तथा कर्मचारियों को संतुष्टि एवं विकास प्राप्त होता है। 10वां जो है प्रबंधकीय कार्य। कर्मचारियों को प्रेरित करना प्रत्येक प्रबंधक का महत्वपूर्ण दायित्व है। अब देखते हैं अभिप्रेरणा के उद्देश्य। अभिप्रेरणा के मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला जो है हमारा कार्य करने की इच्छा उत्पन्न करना, कर्मचारियों में कार्य के प्रति रुचि एवं उत्साह उत्पन्न करना। दूसरा है उत्पादकता बढ़ाना। प्रेरित कर्मचारी अधिक परिश्रम करते हैं जिससे उत्पादक एवं गुणवत्ता दोनों बढ़ते हैं। तीसरा जो है संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति। अभिप्रेरणा कर्मचारियों के व्यक्तिगत लक्ष्यों को
संगठन के लक्ष्यों से जोड़ती है। चौथा जो है कर्मचारी संतुष्टि बढ़ाना, उचित वेतन, सम्मान, पदोन्नति एवं पुरस्कार मिलने से कर्मचारियों में संतोष की भावना उत्पन्न होती है। पांचवा जो है अनुपस्थिति एवं त्याग पत्र कम करना, प्रेरित कर्मचारी संगठन नहीं छोड़ना चाहता तथा नियमित रूप से कार्य करता है। अब जो है छठा है अनुशासन बनाए रखना, प्रेरित कर्मचारी संगठन के नियमों का पालन करता है। सातवां है टीम भावना विकसित करना, अभिप्रेरणा सहयोग एवं समन्वय की भावना को बढ़ाती है। आठवां जो है नवाचार को प्रोत्साहन देना, प्रेरित कर्मचारी नए विचार प्रस्तुत करते हैं तथा समस्याओं का समाधान खोजते हैं। नौवां जो है संगठन के प्रति निष्ठा बढ़ाना, कर्मचारी संगठन को अपना मानकर पूरी ईमानदारी से कार्य करते हैं। 10वां जो है स्वस्थ कार्य वातावरण, अभिप्रेरणा से संगठन में विश्वास, सहयोग एवं सकारात्मक वातावरण विकसित होता है। अब अभिप्रेरणा के प्रकार देखेंगे। पहला जो है वित्तीय अभिप्रेरणा, इसमें कर्मचारियों को आर्थिक लाभ दिए जाते हैं, उदाहरण के लिए वेतन, बोनस, प्रोत्साहन राशि, लाभांश, भत्ते। दूसरा है अवित्तीय अभिप्रेरणाएं, इसमें कर्मचारी को सम्मान एवं विकास के अवसर दिए जाते हैं, जैसे पदोन्नति, प्रशंसा, पुरस्कार, प्रशिक्षण, निर्णय में भागीदारी, नौकरी की सुरक्षा। अब जो है देखते हैं अभिप्रेरणा की महत्व, अभिप्रेरणा की क्या महत्व है। कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ती है, उत्पादन में वृद्धि होता है, कार्य की गुणवत्ता सुधरती है, संगठन के प्रति निष्ठा बढ़ती है, श्रमिक विवाद कम होते हैं, कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रहता है, संगठन में अनुशासन बना रहता है, नवाचार एवं रचनात्मक बढ़ती है, संगठन की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ती है। अब जो है अभिप्रेरणा के साधन क्या है, उचित वेतन, बोनस एवं प्रोत्साहन, पदोन्नति, सम्मान एवं पुरस्कार, प्रशिक्षण, सुरक्षित कार्य वातावरण, नेतृत्व, निर्णयों में भागीदारी, नौकरी की सुरक्षा, कल्याणकारी सुविधाएं। अब जो है कुछ सीमाएं भी हैं अभिप्रेरणा की। पहला जो है प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती है, केवल धन से सभी कर्मचारी प्रेरित नहीं होते, गलत प्रेरणा से असंतोष उत्पन्न होता है, प्रेरणा का प्रभाव अस्थायी अस्थायी हो सकता है, संगठन के संसाधनों की सीमाएं होती है। निष्कर्ष में देखेंगे अभिप्रेरणा आधुनिक प्रबंधन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह कर्मचारियों की कार्य करने की इच्छा, उत्साह और समर्पण को बढ़ाती है। एक प्रेरित कर्मचारी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए प्रत्येक प्रबंधक को कर्मचारियों को की आवश्यकताओं को समझकर उपयुक्त वित्तीय एवं अवित्तीय प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। उचित अभिप्रेरणा से संगठन में उत्पादकता, अनुशासन, संतुष्टि तथा समन्वय बढ़ता है और दीर्घकालीन सफलता प्राप्त होती है। यहाँ तक जो है 3 क्वेश्चन को देखा हमने, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जिनके आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन चेंज होकर के आ सकता है, लेकिन इस टॉपिक में आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद भी जो है हमारा आज ही जो है दूसरा भी वीडियो आने वाला है इसी टॉपिक पर, उसमें अभी हमने 4-5 क्वेश्चन को रखा है। धन्यवाद।